हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हम लोग नया अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट की तरह जब हम लोगों ने जैसे पीओएसी पढ़ा, वैसे एक और ऑल्टरनेट अप्रोच आता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है ये भी हम लोग अब साथ में ही पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, बेसिकली तुम्हारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जो मेन टॉपिक आता है दैट इज़ इन लास्ट रिडॉक्स रिएक्शंस में, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ लिया, उनको बैलेंसिंग करना सीख लिया, तो अब साथ साथ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही हम लोग कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे डिफाइंड होता है? इज द मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइंस और रिएक्ट्स विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। ये तीन स्केल्स तुम्हें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, आया समझ में? तो जैसे अगर तुमसे बोला जाए Ca प्लस O2 गिव्स CaO, ये तुम्हें दे रखा है 2Ca प्लस O2 गिव्स 2CaO, रिएक्शन है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बोला सकता है कि नहीं बोला सकता है? तो 2 मोल्स मतलब कितना? मैं 80 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कंबाइंस विद इसका कितना 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। और अगर 32 ग्राम्स के साथ 80 ग्राम कंबाइन करेगा तो 8 ग्राम, जो हमने स्केल ले रखी है, तो 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मैं क्या बोलूँगा 80/32 इंटू 8, मतलब ये कितना आ जाएगा 8 4 जा, ये कितना आ गया? ठीक है 20। तो मास ऑफ कैल्शियम कंबाइनिंग विद 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 20। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्या आ जाएगा तुम्हारा 20। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अगर मान लो इसी में मुझे CaO का निकालना है तो मैं बोलूँगा 2 मोल्स ऑफ CaO रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका कितना 112 ग्राम्स ऑफ CaO 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 8 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा? तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 8 ग्राम के साथ कितना आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8। तो ये क्या आ जाएगा 8 4 2 जा 8 और 3 4 8 जा 32। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca तुम्हारा O कितना आ जाएगा 28। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो पहली स्केल थी मास ऑफ an element that combines or reacts with, या mass of a substance that combines or reacts with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा अगर मैं हाइड्रोजन के साथ देखूं, जैसे मान लो मैंने रिएक्शन देखी N2 प्लस H2 गिव्स N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो 1 मोल अगर 3 मोल के साथ कंबाइन करेगा तो मैं बोल सकता हूँ 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर 6 ग्राम के साथ इतना कर रहा है तो स्केल कितनी है 1, तो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा 28/6। तो ये 28/6 इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा नाइट्रोजन का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, सिमिलरली NH3 का भी निकाल सकते हैं। NH3 का मैं क्या बोल सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ NH3 कंबाइंस विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां मैं बोल सकता हूं कितना 34 ग्राम्स ऑफ NH3 इस कंबाइनिंग विद 6 ग्राम। तो 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा? 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन कर जाएगा 34/6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, इसके साथ देखा जाए तो जैसे मैं बोलूँ N2 प्लस Cl2 गिव्स NCl3। ठीक है, तो मैं बोला गया N2 प्लस Cl2 गिव्स NCl3। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 2। ठीक है, N2 प्लस 3 Cl2 गिव्स 2 NCl3। तो यहां से मैं देखूंगा मैं क्या बोलूंगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो क्या बोला सकता है 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद 3, मतलब तुम्हारा कितना आ जाएगा 71 इंटू 3 कितना है 3 1 जा 3 7 3 जा 213 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। आया समझ में? तो अगर 213 ग्राम्स के साथ इतना कंबाइन कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में स्केल कितनी 35.5। तो ये कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 213 इंटू 35 तो यहाँ तुम्हारा नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा दिस। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो,
जैसे अगर मान लो इस स्टेटमेंट को बोला जाए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड इज वेरी, कैन वेरी, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या वेरी कर सकता है, तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा, नहीं, वो तो फिक्स्ड रहता है। लेकिन क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड वेरी कर सकता है? हाँ, देखो नाइट्रोजन का यहाँ अलग आ रहा था, यहाँ अलग आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड कैन वेरी, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा वेरी नहीं कर सकता, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड। ठीक है, आया समझ में? यहाँ नाइट्रोजन का 28/6 आ रहा है, यहाँ कुछ अलग आ रहा है, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट अगर बोलोगे तो यहाँ भी 28 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा, 28 आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट दोनों में फिक्स्ड रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, वेरी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। अब इस पे ऐसे मान लो तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 1 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट्स विद 0.25 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, 1 ग्राम ऑफ मेटल 0.25 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, स्केल किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, 8, तो 8 ग्राम के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1/0.25 इंटू 8, मतलब ये क्या आ जाएगा, 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25। आया समझ में? तो 25, ये कितना आ जाएगा, 32। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ जाएगा, 32। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स combines with oxygen to produce 1.25 gram of metal oxide. Find first part equivalent weight of x, second part equivalent weight of metal oxide. ठीक है, ठीक है, आया समझ में? तो एक बार इसको कंपेयर करने की सोचो, ठीक है, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो तुम्हें क्या गिवन है, M+O2 गिव्स MOX, दैट मान लो मैंने एक रैंडम ऑक्साइड मान लिया MOX। क्या गिवन है, इसका 1 ग्राम यूज हुआ, इसका कितना बना, जब ये पूरी तरह रिएक्ट कर गया तो इसका कितना बना, 1.25 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से लगाएं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर पूरी तरह रिएक्शन हो रखी है तो मैं बोल सकता हूं मास ऑफ रिएक्शन एट T इज इक्वल्स टू 0 शुड बी मास ऑफ रिएक्शन एट T इज इक्वल्स टू T। T इज इक्वल्स टू 0 पे इसका मान लो x ग्राम है तो कितना था, 1 + x, और T इज इक्वल्स टू T पे पूरी रिएक्शन हो गई, मतलब पूरी तरह खत्म हो गए, तो कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 1.25, तो x कितना आ जाएगा, 0.25 ग्राम। और अगर x तुम्हारा 0.25 ग्राम आ गया तो अब तुम्हें इसका निकालना है, तो भाई देखो कैसे निकालोगे। ठीक है, ये 1.25 है, क्लियर है? तो कैसे निकालोगे, देखो तुमसे क्या बोला गया, मेटल का निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 ग्राम मेटल 0.25 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 8 ग्राम्स के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 1/0.25 इंटू 8, तो फिर से कितना आ जाएगा, 32। अगर तुम्हें MOX का निकालना है, MOX का क्या बोलूंगा, 1.25 ग्राम रिएक्ट्स विद, या इस डिस्प्लेसेस 0.25 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 ग्राम के साथ कितना करेगा, 1.25 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन खुद से करने की सोचो, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस डिस्प्लेसेस 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट STP, फाइंड इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब इस केस में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताओ भाई। ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्केल कितना होता है, 1, तो एक बार करने की सोचो। ठीक है, ये अलग अलग वॉल्यूम दे रही STP पे, फाइनली तुम्हें मास में कन्वर्ट करना है, करो एक बार। ठीक है, आया समझ में? फिर उसका सोल्यूशन देखो, देखो तुमसे क्या बोल रखा है, वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP कितना है, 11.2 लीटर्स, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना बोल सकता हूँ, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, मतलब हाफ। और अगर हाफ आ गया तो मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, हाफ इंटू 2, मतलब कितना आ गया, 1 ग्राम। तो यहाँ से डायरेक्टली तुम्हारा क्या आ रहा है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को 1 ग्राम कर रहा है तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि स्केल विद रिस्पेक्ट टू H2 कितना है, 1। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद अब इक्विवेलेंट वेट निकालने का अलग से जो फॉर्मूला आता है, इक्विवेलेंट फॉर्मूला, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है, हमें मॉलिक्यूलर वेट सम ऑफ तुम्हारा एटॉमिक वेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स अगर कर दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा।
ये n फैक्टर अगर निकाल लोगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो अब ये n फैक्टर कैसे निकालेंगे ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मान लो कोई एलिमेंट है, आया समझ में, एक एलिमेंट है, इसका तुम्हें n फैक्टर निकालना है फॉर एलिमेंट नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये एक चीज़ पॉइंट ध्यान है, अभी आगे चल के इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। फॉर एलिमेंट नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, अगर तुम्हें उसका n फैक्टर बोला जाए तो क्या होगा, उसकी वैलेंसी, क्लियर है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आती है 2, तो इसका n फैक्टर भी कितना आ जाएगा, और n फैक्टर अगर 2 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना आ गया। सोडियम वैलेंसी कितनी आती है 1, n फैक्टर कितना आएगा 1, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय। अब Cu की 2 वैलेंसी होती है 1 and 2, तो इसका n फैक्टर भी क्या आ जाएगा 1 and 2, तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 1 एंड कैन बी 63.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और हमें पता है कोई दिक्कत नहीं, इक्विवेलेंट वेट कैन वेरी, हमें अभी इससे सबसे पहले स्टेटमेंट दिखा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन वेरी, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही सब्सटेंस के अलग अलग इक्विवेलेंट वेट हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए रेडिकल्स, रेडिकल के लिए n फैक्टर क्या होगा, रेडिकल मतलब आयंस, ठीक है। रेडिकल के लिए n फैक्टर क्या होगा, तुम्हारा मॉड ऑफ चार्ज होना है, ठीक है। आया समझ में, मॉड इसलिए क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। तो बताओ भाई, अगर मैं बोलूँ Ca2+, तो Ca2+ के ऊपर चार्ज कितना है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। SO4 के ऊपर चार्ज कितना -2, मॉड लोगे तो कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा इसका 96 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। Cl- का 135.5 डिवाइडेड बाय, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, पहले एलिमेंट, एलिमेंट के लिए n फैक्टर उसकी वैलेंसी, रेडिकल्स या फिर आयंस के लिए उसकी n फैक्टर इक्वल्स टू चार्ज ऑन आयन, मॉड ले लिया, मॉड सिर्फ इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इक्विवेलेंट वेट सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एसिड्स, तो एसिड्स के लिए n फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखना, जैसे मान लो HCl + NaOH gives NaCl + H2, तो इस रिएक्शन में अगर देखोगे तो HCl तुम्हारा जब सॉल्ट में गया, तो सॉल्ट में पहली बात ध्यान दो, HCl का कौन सा पार्ट है, Cl-, जो सॉल्ट का अनायन आएगा वो एसिड से आएगा और जो कटायन आएगा वो बेस से आएगा। तो जब HCl Cl- में गया तो कितने H+ रिलीज किया 1, तो अगर 1 H+ रिलीज किया तो इसका n फैक्टर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट अगर रिएक्शन देखी जाए 2 HCl gives 2 NaCl, तो यहां तुम देखोगे इसने 2 HCl ने 2 H+ रिलीज किए हैं, तो n फैक्टर क्या आना चाहिए 2, लेकिन ऐसा नहीं, तुम्हें n फैक्टर ये नहीं डिफाइंड है नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड, क्या डिफाइंड है, नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज पर मॉलिक्यूल। तो अगर 2 ने 2 रिलीज किए तो एक कितना रिलीज करेगा 1, तो n फैक्टर इसमें भी कितना आएगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। n फैक्टर इज नॉट नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड, n फैक्टर इज नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट देखो इस वाली रिएक्शन में H2SO4 जब इसमें गया तो देखो Na+ और SO4 2-, H2SO4 से SO4 2- में कितने H+ दे दिए 2, तो n फैक्टर क्या आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। लेकिन ये वाली रिएक्शन देखो H2SO4 + NaOH, ये भी बना सकता है NaHSO4, तो इस केस में Na+ और HSO4-, H2SO4 जब HSO4- में गया तो कितने H+ दे के गया 1, और 1 H+ अगर दे के गया तो मैं बोल सकता हूं इस केस में n फैक्टर क्या आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। कई बार तुम लोग सोच सकते हो कि n फैक्टर क्या होता है, कितने H+ एसिड रिलीज कर सकता है, ऐसा नहीं है, n फैक्टर क्या है, कितने H+ उसने रिलीज किए हैं, क्लियर है, आया समझ में। जैसे इस केस में H2SO4 भले 2 H+ रिलीज कर सकता था, लेकिन इस केस में सिर्फ कितने H+ इसने रिलीज किए 1, और 1 H+ अगर रिलीज किया तो n फैक्टर क्या आएगा 1। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे n फैक्टर ऑफ H2SO4 तुमसे पूछा गया और ऑप्शंस ऐसे रखे A1 B2 C3 और D क्या रखा है, बोथ A एंड B, तो इस केस में तुम्हारा मोर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा D।
लेकिन कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं कि A1, B2, C3 और D4, और ये मोर देन वन करेक्ट नहीं, सिंगल करेक्ट में अगर आया, तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन नहीं है, तो हमेशा एन फैक्टर किसी एसिड का पूछा गया है तो क्या लगाओगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ H प्लस आया समझ में। अगर ऐसा ऑप्शन मौजूद है तो ये वाला मोर करेक्ट, लेकिन अगर मान लो ऐसे ऑप्शन है जिसमें ये वाला नहीं, तो हमेशा क्या देखोगे, उसका हाईएस्ट एन फैक्टर। हाईएस्ट एन फैक्टर मतलब मैक्सिमम H प्लस कितने रिलीज कर सकता है, दैट इज, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए फॉस्फोरस एसिड्स के लिए, एक बार ध्यान दो, फॉस्फोरस के एसिड्स के लिए मैक्सिमम एन फैक्टर की वैल्यू क्या आती है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स -1। ये अभी एक ट्रिक की तरह याद रखो, ये क्यों ऐसा हुआ ये भी हम लोग देखेंगे, क्यों नंबर ऑफ H नहीं आ रहा है। जैसे इस केस में तुम्हारा पहले देख लो, एन फैक्टर क्या आएगा, 4 ऑक्सीजन है तो 4 -1 कितना है, 3, यहाँ 3 है तो 2, यहाँ 2 है तो 1। देखो यहाँ 3 H प्लस 3 3, यहाँ तो चलो क्लियर है तुम्हें, लेकिन यहाँ तुम देखोगे 3 H है लेकिन एन फैक्टर सिर्फ कितना आ रहा है, मैक्सिमम एन फैक्टर, मैक्सिमम एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2। तो ऐसा क्यों आ रहा है ये भी हम लोग आगे चल के बॉन्डिंग में पढ़ेंगे जब हम इनका स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अभी सिर्फ इनका तुम ट्रिक की तरह याद रखो, क्लियर है। तो अगर इसका मैक्सिमम एन फैक्टर इतना आ रहा है तो एन फैक्टर क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3। इसका क्या क्या आ सकता है, 1, 2, इसका क्या आ सकता है, 1, ठीक है। अभी ये ध्यान रखो, ये सिर्फ एक ट्रिक है, क्यों ऐसा हो रहा है हम लोग आगे जब बॉन्डिंग में इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वहां जाके देखेंगे, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे तो तुम्हें फॉस्फोरस, सिर्फ फॉस्फोरस एसिड्स के लिए एन फैक्टर, मैक्सिमम एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स -1, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ऐसे मेन ये 3, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बेस। बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल, क्लियर है। जैसे ये वाला देखो, NaOH प्लस HCl, अब देखो NaOH जब गया तो Na प्लस Cl माइनस। सॉल्ट में बेस का पार्ट कौन सा है, कटायन, तो NaOH से Na प्लस बनाने में कितने OH माइनस रिलीज किए, 1, तो एन फैक्टर कितना आया, 1। नेक्स्ट देखो COH होल ट्वाइस प्लस HCl, तो यहां देखोगे तो Ca2 प्लस और Cl माइनस। COH होल ट्वाइस से Ca2 प्लस बनाने में कितने OH माइनस आयंस रिलीज किए, 2, तो एन फैक्टर कितना आया, 2, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट आता है ये वाली रिएक्शन, देखो COH होल ट्वाइस प्लस HCl के COHCl, तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो ये ऐसे आएगा, CaOH प्लस और Cl माइनस। तो यहां से यहां जाने में कितने OH माइनस इसने तुम्हारे रिलीज किए होंगे, 1, तो इस केस में एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1, क्लियर है। तो अगर तुमसे बोला जाए एन फैक्टर ऑफ CaOH होल ट्वाइस, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, आया समझिए, 1 भी हो सकता है और ये 2 भी हो सकता है। फिर से उस टाइप के ऑप्शंस, अगर बोथ ए एंड बी है तो वो वाला सही, अगर नहीं है तो मैक्सिमम एन फैक्टर को क्या मानोगे, मोर करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसमें तुम्हें फाइंड एन फैक्टर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेसिस का एन फैक्टर निकालो इन क्वेश्चंस में, ठीक है। एक बार इसको निकालने की कोशिश करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। इस केस में देखो ALOH, ये क्या है, Al3 प्लस और Cl माइनस, ALOH होल थ्राइस से Al3 प्लस, कितने OH माइनस, 3, तो बेस का एन फैक्टर कितना आया, 3। HCl से Cl माइनस में कितने H प्लस आयन, 1, तो एन फैक्टर कितना आया, 1। यहां देखो स्प्लिट करो, AlOH प्लस SO4 2 माइनस, AlOH होल थ्राइस से AlOH प्लस, कितने OH माइनस रिलीज किए, 2, तो एन फैक्टर 2। H2SO4 से SO4 2 माइनस, कितने H प्लस रिलीज किए, 2, तो एन फैक्टर कितना आया, 2। यहां ध्यान दो भाई, AlOH होल ट्वाइस प्लस, सॉरी AlOH 2 प्लस आएगा, ठीक है। यहां AlOH होल ट्वाइस प्लस HSO4 माइनस, AlOH होल थ्राइस से ये बनाया, कितने OH माइनस रिलीज किए, 1, तो एन फैक्टर 1। H2SO4 से HSO4 माइनस बनाए, कितने H प्लस रिलीज किए, 1, तो एन फैक्टर, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। ये वाला ध्यान दो, Zn प्लस H2SO4, तो Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, एन फैक्टर क्या आएगा, 2। ध्यान दो, ऐसे गलती ना करना, ये एक एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है,
ठीक है, ये दिस इज नॉट एन एसिड बेस रिएक्शन। एसिड और बेस का अगर तुम निकाल रहे हो तो ये मान के चलना पड़ेगा कि एसिड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब बेस की तरह, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालना अभी हम लोग आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज गलतियां ध्यान दो, ऐसा नहीं करोगे कि यहां तुम H2SO4 को डायरेक्टली 2 रख दोगे। अभी इसका कैसे निकालना बताया जाएगा, लेकिन ये चीज ध्यान दो, दिस इज नॉट एन एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? एसिड बेस रिएक्शन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का एन फैक्टर क्या आएगा? सम ऑफ टोटल कैटायनिक चार्ज और मॉड ऑफ सम ऑफ टोटल अनायनिक चार्ज। ठीक है, तो देखो जैसे NaCl है, अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ये Na प्लस देगा या Cl माइनस देगा। देखो सॉल्ट न्यूट्रल होता है तो दोनों में से किसी से भी निकालोगे वो सेम ही आएगा, क्योंकि टोटल कैटायनिक चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल अनायनिक चार्ज। चाहे तुम टोटल कैटायनिक चार्ज निकाल लो, चाहे तुम टोटल अनायनिक चार्ज निकाल लो। देखो एन फैक्टर 1, क्योंकि टोटल कैटायनिक भी 1 है, टोटल अनायनिक भी कितना है? 1। इसको स्प्लिट किया 2Na प्लस देगा, SO4 2 माइनस। एन फैक्टर बताओ भाई 2, टोटल कैटायनिक कितना? 2, टोटल अनायनिक कितना? 2। नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए ये Al2SO4 होल थ्राइस, स्प्लिट करो भाई, 2Al3 प्लस देगा, 3SO4 2 माइनस देगा। एन फैक्टर बताओ भाई 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको स्प्लिट किया भाई, बताओ भाई 2K प्लस 2Al3 प्लस और 4SO4 2 माइनस। देखो कोई भी ले लो, या टोटल कैटायनिक ले लो या टोटल अनायनिक ले लो, एन फैक्टर कितना आएगा? देखो 2 प्लस 6 कितना आया? 8, या फिर 4 दूनी 8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको करो भाई 2K प्लस 2Al3 प्लस 4SO4 2 माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? H2O को नहीं लोगे, क्योंकि H2O इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ आयंस। जब पानी में तुम इसको डालोगे तो H2O बाकी वाटर के साथ मिक्स कर जाएगा, ये आयंस में नहीं जाएगा। तो इसको नहीं ऐसे स्प्लिट नहीं कर दो 24H प्लस प्लस 24OH माइनस, गलत हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें किसका चार्ज देखना है? आयंस का। तो फिर से इस केस में एन फैक्टर कितना आ जाएगा? समझ में आया? क्लियर है? आयंस में सिर्फ उनको तोड़ोगे जो आयनिक बॉन्ड बना रखा है, जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, वो टूट जाएंगे। H2O को पानी में, इस सॉल्ट को पानी में डाला तो ये H2O वाला पार्ट पानी के साथ ही चला जाएगा। क्लियर है? आयंस में सिर्फ कौन से आएंगे? ये वाले। क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो अब ये कुछ एलिमेंट्स है, इनका तुम एन फैक्टर या कुछ है इनके एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताओ भाई। एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो Ca एन फैक्टर वैलेंसी एलिमेंट है, एलिमेंट का एन फैक्टर वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट मतलब 40/2। H2SO4 एन फैक्टर एसिड है, मान के ये एसिड बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व। अगर नहीं कुछ गिवन है, ये भी ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो ये भी मान लेना है कि एसिड बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1,2 तो इक्विवेलेंट वेट कैन बी 98/1, 98/2। H3PO3 मानते हुए कि एसिड है, बताओ भाई एन फैक्टर कैन बी 1,2। 3 तो हो नहीं सकता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स -1। तो इसका कितना आएगा तुम्हारा? मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 31 + 3 + 48, 3 11 12, 4 3 7 1 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 82/1 और 82/। CaSO4 इज अ सॉल्ट। सॉल्ट मतलब एन फैक्टर तुम्हारा है टोटल कैटायनिक या टोटल आयनिक चार्ज। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 96 + 40 6 9 4 13 136/। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ तुम्हारे एन फैक्टर्स थे। इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की शुरुआत थी, कुछ कॉमन एन फैक्टर्स। कल हम लोग एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे। आया समझ में? इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।